बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Student, today we are going to take a review of first semester final term content. आपके content में 5 chapters include हैं. Chapter number 6 जिसका name है More about dissolving. And chapter number 7 reversible and irreversible change. Chapter number 6 more about dissolving. Chapter number 7 reversible and irreversible changes. Chapter number 8 forces. And chapter number 9 how we see things. And chapter number 10 changing circuit. ये 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म के कंटेंट में इंक्लूड हैं, जिन्हें आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक्सरसाइज वर्क भी आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया जा चुका है और आपके पास कंटेंट सोल्यूशन में भी एक्सरसाइज वर्क मौजूद है। करना क्या है, आपको इन तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वर्क को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, कंटेंट बना देंगे। आपने बनाना है फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड का टाइटल पेज बनाएंगे। उसके ऊपर आपने चैप्टर 6, 7, 8, 9 एंड 10 के नेम इस तरह से राइट कर देने हैं और नीचे फिर आप जिस तरह लिखते हैं टीचर सिग्नेचर, स्टैम्प एंड डेट आप मेंशन कर देंगे। तो वर्क कंप्लीट करने के बाद जब आपका कॉपी वर्क इन तमाम चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाता है कंटेंट सॉल्यूशन के थ्रू, उसके बाद आपने इस तरह कंटेंट पेज बनाना है जिस पर आप लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। चैप्टर के नेम इस तरह से चैप्टर नंबर के साथ नेम राइट करेंगे, टीचर सिग्नेचर, डेट एंड स्टैम्प का हेड दे देंगे। उसके बाद आपकी कॉपी चेक कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपना इंडेक्स कंप्लीट करना होगा। इंडेक्स पेज भी आपको बना हुआ कंटेंट सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। आप वहां से देखते हुए अपने इंडेक्स पेज को मेंटेन कर लेंगे। वीकली यानी वीक वाइज आपको अपना इंडेक्स पेज भी मेंटेन करना होगा। सबसे पहले आप इस तरह हेड देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड का आप हेड देंगे। इसके बाद फिर आप वीक नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 है उसका जो भी वर्क है, रिव्यू क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, थिंक अबाउट इट, थिंक टैंक, आपने वो सब मेंशन करना है। वीक नंबर 1 की डेट मेंशन करना है। फिर आप चैप्टर 7 वीक नंबर 2 में स्टार्ट हुआ था, वीक 2 का हेड देंगे चैप्टर 7, उसके रिव्यू क्वेश्चन मेंशन कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद ट्राई इट आउट, थिंक टैंक, थिंक अबाउट इट। इस तरह से आपको
ये वीक वाइज बनाना है। जब आप तमाम चैप्टर्स का वीक वाइज आप इंडेक्स फिल कर देंगे, उसके नीचे आप फिर हेड दे देंगे फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो अब आपको करना क्या है, जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया है तो आपको वर्क कंप्लीट करने के बाद आपने कंटेंट कंप्लीटेड का भी पेज बनाना है, और जो फर्स्ट स्टार्ट में कॉपी के स्टार्ट में इंडेक्स पेज होता है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। आप इस तरह से पूरा मेंटेन कर लेंगे। अब हम हर चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या टॉपिक और क्या क्या हेडिंग डिस्कस करी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मोर अबाउट डिसॉल्विंग में आपने इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर लेते हैं और उस वाटर में अगर आप सॉल्ट ऐड करेंगे या आप शुगर ऐड करेंगे और उसको आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो वाटर के अंदर जो सॉल्ट है या शुगर है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जबकि अगर आप सैंड लेते हैं या आप टैल्कम पाउडर लेते हैं, टैल्कम पाउडर या आप जब सैंड लेके उसको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे इसी तरह एज इट इज बॉटम में मौजूद रहता है, तो उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, हम इनको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर बुक में देखें पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 पर जो पिक्चर ड्रॉ 116 है, पेज नंबर 116 पर आपके पास क्या बनी हुई है, एक सीव ड्रॉ हुई हुई है, सीव की पिक्चर मौजूद है। हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में टी बनाई जाती है, हम उसमें टी लीव्स ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, तो शुगर और मिल्क तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है लेकिन टी लीव्स उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हम उन टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सीव यूज़ करते हैं। यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अगर हमें सोल्यूशन में से सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीव यूज़ करते हैं। एक छन्नी यूज़ की जाती है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस उस छन्नी के ऊपर, उस सीव के ऊपर आ जाते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है, जिस तरह आप यहाँ इस पेज पर देखें, यहाँ पर एक पूरा सेटअप लगा हुआ है फिल्ट्रेशन का, कि अगर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम सीव के थ्रू नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, जिस तरह से हमने कहा कि टैल्कम पाउडर अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसे हम सीव के थ्रू छन्नी के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम एक पेपर यूज़ करते हैं जिसको फिल्टर पेपर कहा जाता है, और नीचे हमने यहाँ पर क्या रखी है, कोनिकल फ्लास्क रखी हुई है, ये स्टैंड है। अब हम उस सोल्यूशन को जिसमें टैल्कम पाउडर है और वाटर है, वो सोल्यूशन तो नहीं बना, उसको हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर हमने इसको पोर किया फिल्टर पेपर पे, तो वाटर कहाँ आ जाएगा, इस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, और ऊपर क्या हमारे पास रह जाएगा, टैल्कम पाउडर ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाएगा। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये जो वाटर यहाँ कोनिकल फ्लास्क में आएगा ये फिल्ट्रेट कहलाएगा, और फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल्स आएंगे, जो सॉलिड सब्सटेंसेस आएंगे, वो रेजिड्यू कहलाते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहे, उनको हम सेपरेट करने के लिए सीव यूज़ करते हैं या फिर हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर वो सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको सॉल्ट की एग्जांपल दी, शुगर की एग्जांपल दी कि शुगर है, सॉल्ट है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए हम एवापोरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। एवापोरेशन में क्या किया जाता है, जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम हीट अप करते हैं, उसको हम जब हीट देते हैं तो वाटर के वेपर्स क्या होते हैं, वाटर वेपराइज्ड हो जाता है, एयर के अंदर चला जाता है, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो वेपर की फॉर्म में चेंज होकर और एयर में चले जाएंगे, और हमारे पास एंड में जो भी आपके पास यहाँ जैसे डिश मौजूद है, इस डिश में क्या रह जाएगा, सॉल्ट है या शुगर जो भी मिक्स किया था वो यहाँ पर रह जाएगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए सीव यूज़ की जाती है या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एवापोरेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और एवापोरेशन में
सोल्यूशन को हीट अप किया जाता है, उस हीट से क्या होगा, वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा और सॉलिड सब्सटेंस उसी डिश के अंदर रह जाते हैं। इसी तरह से अगर ये देखा जाए कि आपको कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करनी है, जैसे कि शुगर के अगर क्यूब्स आपको दे दिए जाएं, क्यूब की फॉर्म में शुगर दी जाए और आपको कहा जाए कि आप इसको जितना भी ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व कर सकते हैं तो डिज़ोल्व करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब क्यूब की फॉर्म में मौजूद है आप उसको, एक तो ये कि डिज़ोल्व करने के लिए जो आप स्टायरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हिलाने का जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसको स्पीड अप कर दें, स्टायरिंग का प्रोसेस तेज़ी से उसको हिलाना शुरू कर दें, तो स्टायरिंग की रेट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो डिज़ोल्विंग की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। एक तो प्रोसेस ये है कि आपने शुगर के क्यूब डाले और उसको तेज़ी से हिलाना शुरू कर दिया, रेट ऑफ स्टायरिंग इंक्रीज कर दी, जिससे कि वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा और रैपिडली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा जल्दी उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये जो क्यूब है, जो शुगर की क्यूब है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे और उन पीसेस को जब हम वाटर में डाल के स्टर करेंगे तो स्टर करने से अब वो स्पीडली तेज़ी से वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों स्पीडली डिज़ोल्व हो जाएगा, अब आपने जब उसके बहुत सारे पीसेस कर दिए हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो सब्सटेंस इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। और थर्ड मेथड क्या है, अगर हम उसको हीट अप कर दें, आपने वाटर के अंदर शुगर डाला और उसको आपने स्टोव पर रख दिया, आपने उसको हीट देना शुरू कर दी, जब हम उसको हीट देंगे तो हीट से क्या होगा, वो तेज़ी से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिड को डिज़ोल्व करने में, वाटर में डिज़ोल्व करने में हमें हेल्प करते हैं। रेट ऑफ स्टायरिंग अगर आप इंक्रीज कर दीजिए या सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर दीजिए किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस का, या फिर हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उससे फिर क्या होगा कि वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं, 2 मटेरियल को आपस में मिक्स करते हैं तो चेंज आता है। और ये चेंज कैसा होता है, जिस तरह आपको बताया कि शुगर को अगर पानी में डिज़ोल्व करा, शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, डिसअपियर हो गई है, अब वो नज़र नहीं आ रही है, सोल्यूशन फॉर्म हो गया है, यहाँ पर चेंज आया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसी को हीट अप करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, वो वेपराइज्ड हो जाएगा, एवापोरेशन का प्रोसेस होगा, वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा और शुगर या सॉल्ट जो भी आपने ऐड किया था वो आपके पास डिश में रह जाएगा। यानी हमने क्या करा, ये चेंज जो था उसमें हमने उस मटीरियल को दोबारा से हासिल कर लिया है। तो इस तरह का चेंज जिसमें हम बैक जा सकते हैं, पीछे वापस जा सकते हैं, वही मटेरियल हमारे पास दोबारा आ सकता है, उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी तरह जैसे आपने कि सैंड को डिज़ोल्व करा अगर वाटर में और उसके बाद आप उसे फिल्ट्रेट के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये चेंज क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। जबकि अगर आप एग को बॉईल करते हैं, अब जब वो बॉईल आपने कर लिया या उस एग को फ्राई कर लिया तो वो दोबारा से रॉ एग में चेंज नहीं हो सकता, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर या इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं आ सकता है। तो उस तरह के चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जिसको हम वापस ला सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होता है और जो वापस नहीं आ सकता वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो जो शुगर है, सॉल्ट का सोल्यूशन है, जब हम उसे वेपराइज्ड करेंगे शुगर हमें दोबारा मिल जाएगी, वो रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। और जिस तरह हमने कहा कि एग को हम बॉईल करते हैं या राइस को हम कुक कर लेते हैं या फिर हम लकड़ियों को जलाते हैं, वो जब बर्न हो जाती हैं तो वो दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकती है। तो ये वो प्रोसेस हैं जिसमें कि हम इनिशियल स्टेज पे वापस नहीं जा सकते हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाती हैं। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहा होता, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता, इसलिए हम इसे वापस कर सकते हैं, दोबारा ओरिजिनल स्टेट पर जा सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे दोबारा से इनिशियल स्टेज पर नहीं ला सकते हैं। और यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम बेकरी आइटम्स में जब हीट प्रोवाइड करते हैं या एग को बॉईल कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो हीट देने से भी स्टेट चेंज हो जाती है, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। जिस तरह की अगर हम देखें, हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो वाटर आइस में चेंज हो जाता है। और अब ये किस में चेंज हो गया, पहले लिक्विड था, अब किस में, सॉलिड में चेंज हो
गया। जबकि आप उसी आइस को निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए तो थोड़ी देर के बाद वो जो सॉलिड आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी, वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज पर वापस आ सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल चेंज है। आगे हमने इसमें फ्लेमेबल सब्सटेंसेस डिस्कस किए थे। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जिसमें आसानी से आग लग जाती है, फायर को वो कैच कर लेते हैं, उन्हें हम फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जिस तरह से कि पेट्रोल है तो वो आसानी से उसके अंदर आग लग जाती है तो वो फ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाता है। आपके पास आगे है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमने फोर्सेस को डिस्कस किया था, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, वो फोर्स कहलाता है। फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। या तो हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं या फिर हम उसे पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स कहलाती है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या है कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसको फोर्स स्टॉप कर देगी, या फिर कोई स्टॉप हुई भी चीज़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव भी करवा सकती है। फोर्स से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, फोर्स के थ्रू हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है फोर्स। तो ये फोर्स के हमने इफेक्ट डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ हमने टाइप ऑफ फोर्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी, अपथ्रस्ट फोर्स पढ़ी थी और एयर रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया था। तो फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, उस पर हम न्यूटन में मेजर करते हैं। और फोर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो स्प्रिंग बैलेंस या फोर्स मीटर यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से हमने ये देखा था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर एक वक्त में बहुत सारी फोर्सेस भी अमल कर रही होती हैं, एक्ट करती हैं। जो आपको एरोप्लेन की एग्जांपल दी थी कि एरोप्लेन में एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसका वेट होता है और उसके ऊपर की तरफ लिफ्ट की फोर्स होती है, और राइट और लेफ्ट पर ड्रैग और थ्रस्ट की फोर्सेस होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपको बताई थी कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, जिसके आपको आयरन, स्टील की एग्जांपल्स दी थी। और वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। जिस तरह प्लास्टिक है, वुड है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा साउथ पोल कहलाता है। जो इसके सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन अट्रैक्शन की फोर्स होती है और नॉर्थ के बिटवीन रिपल्जन की फोर्स होती है। इसी तरह से साउथ और साउथ पोल के बिटवीन भी रिपल्जन की फोर्स होती है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और ज़मीन जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। कि ज़मीन की जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है और किसी भी चीज़ को ज़मीन जिस फोर्स से खींच रही होती है वो उसका वेट कहलाता है और वेट की यूनिट भी न्यूटन है। मास और वेट में आपको डिफरेंस बताया था, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़मीन की अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेट कहलाती है। और मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ में मौजूद मादे की मिकदार को हम उसका मास कहते हैं। मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। और प्लेस चेंज होने से वेट तो चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन की फोर्स हमने पढ़ी थी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव किया जाता है तो ये जो दो सरफेसेस के दरमियान फोर्स है जो मूवमेंट को रोक रही होती है, इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और इसी तरह आपको एयर रेजिस्टेंस पढ़ाया था कि एयर भी चीज़ों को स्टॉप कर रही होती है, हवा भी चीज़ों की मूवमेंट को रोक रही होती है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है एयर भी, इसलिए उसको एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिसमें आपको पैराशूट की एग्जांपल दी थी कि जब पैराशूट के थ्रू आप एरोप्लेन से नीचे आते हैं तो आप स्लोली आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पैराशूट का साइज़ बड़ा होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है एयर रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एयर मूवमेंट में रुकावट डाल रही होती है, रोक रही होती
होती है और चीज़ें स्लोली नीचे आ रही होती हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एयर रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद आपको चैप्टर 9 पढ़ाया था हाउ वी सी थिंग्स। इसमें हमने ये देखा था कि हमें चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं। आई वो ऑर्गन है जो चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आई के साथ साथ हमें क्या चाहिए होती है, लाइट ज़रूरी है। रोशनी में हमें नज़र आता है, अंधेरे में हमें नज़र नहीं आता है। और लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट की मदद से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। जिस तरह आपको बताया था सन है, उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। सन है, स्टार्स है, लैंप है, कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट हैं। या फायर, जो आग लगती है, फायर जो होता है उससे भी रोशनी होती है। या फिर बिजली चमक रही होती है, लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, उससे भी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो शाइन तो करते हैं लेकिन वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। जिसमें आपको डायमंड की एग्जांपल दी थी, मिरर की एग्जांपल दी थी कि डायमंड भी चमकता है लेकिन ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। मिरर भी शाइन कर रहा होता है लेकिन ये भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें शाइन कर रही होती हैं वो लाइट भी प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि चीज़ें हमें किस तरह से नज़र आती हैं। वो चीज़ें जो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं वो हमें किस तरह नज़र आती हैं, वो लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, वो लाइट हमारी आई के अंदर जाती है और उसकी इमेज बनती है और वो चीज़ हमें नज़र आती है। जबकि वो चीज़ें जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं वो किस तरह हमें नज़र आती हैं कि जब उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, वापस आती है, हमारी आई के अंदर जाती है। आई में जाने के बाद वो इमेज फॉर्म करती है और हमें नज़र आता है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो डायरेक्ट लाइट हमारी आई के अंदर जाती है और हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। और जिन चीज़ों से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती वो किस तरह नज़र आती हैं, वो हमें रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू नज़र आती हैं। जिस तरह मून, आपको बताया था कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, लेकिन अगर आप अर्थ पर मौजूद हैं तो आप मून को देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं कि जो सन की लाइट है वो कहाँ जाती है, मून पर पड़ती है, मून से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आई में आती है और हम मून को देख सकते हैं। तो इस तरह रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आपको इससे ये भी डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनके आर पार लाइट पास हो सकती है, वो मटेरियल जिसमें के लाइट पास हो सकती है। जिसमें आपको एग्जांपल दी थी कि ग्लास है, ग्लास के आर पार लाइट पास हो सकती है। क्लियर प्लास्टिक होगी, उसके आर पार जब लाइट पास होती है तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं। तो वो मटेरियल जिसमें से लाइट आस पास गुजर सकती है उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाता है। जबकि आपको वुड की एग्जांपल दी थी कि वुड में से लाइट आसपास नहीं गुजर सकती, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, इसलिए हमें वुड के पीछे चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल कहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। और इसी तरह से आपको ट्रेसिंग पेपर की, टिश्यू पेपर की एग्जाम्पल दी थी कि टिश्यू पेपर या ट्रेसिंग पेपर क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कुछ लाइट पास हो जाती है। तमाम लाइट पास नहीं होती लेकिन कुछ लाइट उसके अंदर से पास हो जाती है। तो इस तरह आपसे मटेरियल डिस्कस किए गए थे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल होते हैं। फिर आपको शेडो बताया गया था कि साया किस तरह पड़ता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और लाइट उसमें से पास नहीं हो सकती, जैसे कि मेरा हैंड है, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट इसके अंदर से पास नहीं हो सकती। जब पास नहीं होगी तो फिर क्या होगा, एक डार्कर एरिया फॉर्म होगा और वो डार्कर एरिया क्या कहलाता है, शेडो कहलाता है। जिस तरह आप अपने हाथ से प्ले करते हैं तो आपका क्या वॉल के ऊपर शेडो बन रहा होता है, साया बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट हमारे हैंड पर स्ट्रक करेगी या टकराएगी तो अब यहाँ इसमें से पास नहीं होगी और एक अंधेरे का डार्कर एरिया बनेगा जिसको हम शेडो कहते हैं, क्योंकि वहां से लाइट जो है वो पास नहीं हो पा रही है, बीच में रुकावट आ गई है। अच्छा, आपको ये भी बताया था कि अगर सोर्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी तो शेडो की डायरेक्शन भी चेंज होती है। सोर्स ऑफ लाइट के चेंज होने से के जो शेडो है उसका साइज भी कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आपको बताया था कि दिन के टाइम पर जो साया बनता है, सुबह मॉर्निंग में जो साया बनता है वो छोटा होता है, दोपहर के टाइम जो साया बनता है वो लंबा होता है, और शाम में के टाइम पर भी जो शेडो फॉर्म होते हैं उनका साइज छोटा होता है।
इस तरह अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 में, चेंजिंग सर्किट। चैप्टर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था? सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बैटरी दिखाई गई थी, एक सेल दिखाया था, बैटरी के साथ वायर था, बल्ब था, और वो बल्ब कैसे ग्लो कर रहा था। जब हम वायर को बैटरी के एक साइड पर अटैच करेंगे, बल्ब को दूसरी साइड पर अटैच करते हैं, तो वो बल्ब ग्लो करता है। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो हो रहा है? बैटरी के थ्रू फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो बल्ब ग्लो करता है, और वो पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। आपको सर्किट डायग्राम भी शो की गई थी। फिर आपको ये बताया गया था कि हम जिस तरह स्विच ऑन करते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। सर्किट क्लोज्ड होता है, करंट उसमें से पास होता है, और फिर बल्ब ग्लो करेगा। और जब आप स्विच को टर्न ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करने से सर्किट ओपन हो जाता है, करंट उसमें से पास नहीं होता है। जब करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से दो तरह के सर्किट होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है, जबकि ओपन सर्किट में एक गैप आ जाता है, एक डिस्टेंस आ जाता है, और करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा होता है। और ये सर्किट ओपन या क्लोज किसके थ्रू होता है? स्विच के थ्रू होता है। हम उस सर्किट में स्विच लगाते हैं और स्विच के थ्रू सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट ऑन होगा, सर्किट क्लोज होगा, या सर्किट फिर ओपन होगा। सर्किट डायग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करने के लिए भी दी गई थी, जिसमें कि हमने कुछ सर्किट के सिंबल्स देखे थे कि बैटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं। बैटरी के दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बैटरी के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर बल्ब है, बल्ब के लिए हम क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, और बल्ब विद वायर है तो ये दो साइड पर हम वायर दिखा देते हैं। इसी तरह से अगर सर्किट जो स्विच है, अगर स्विच ओपन है तो स्विच ओपनिंग के लिए, ओपन अगर है, यहाँ पर अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम इस तरह का साइन दिखाते हैं। और अगर ये ओपन क्लोज होगा तो फिर हम क्या करेंगे? इसको इस साइन से शो करेंगे। तो इस तरह के आपको सिंबल्स बताए गए थे कि हम जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम जो सर्किट के कंपोनेंट हैं उनको ड्रॉ करने के बजाय कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, और उन सिंबल को यूज़ करते हुए हम सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा आपको क्या बताया गया था? आपको ये बताया था कि जो सर्किट, जब हम सर्किट फॉर्म कर रहे होते हैं तो सर्किट के जो कंपोनेंट हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे बैटरी है, वायर है, ये वेरिएबल कहलाते हैं। हम इन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हमने एक बैटरी लगाई है तो हम दो बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने स्टील का वायर यूज़ किया है तो हम कॉपर का वायर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने शॉर्ट वायर लिया है तो हम उसकी लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, हम सर्किट के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर हम एक बैटरी के बजाय दो बैटरी यूज़ करेंगे, करंट का फ्लो तेज हो जाएगा और बल्ब जो की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हमने एक शॉर्ट वायर लिया है, अब हम लॉन्ग वायर लेते हैं, वायर का साइज इंक्रीज कर देंगे, तो अब यहाँ पर करंट तेजी से फ्लो नहीं करेगा और जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम स्टील का वायर लेंगे तो करंट तेजी से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन कॉपर जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर के वायर के अंदर से तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। और जिनमें से पास नहीं हो सकती है वो नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। तो वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है, तो कुछ में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाती है, वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। कुछ में से कम पास हो रही होती है, वो बैड कंडक्टर कहलाते हैं। तो कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है। इसलिए अगर आप स्टील का वायर यूज़ करेंगे और उसके बाद आप चेंज करके कॉपर का वायर लगाएंगे सर्किट के अंदर, तो कॉपर में तेजी से करंट पास होगा और बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वेरिएबल चेंज करेंगे तो आप एक साथ बहुत सारे वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे। एक वक्त में आपको एक ही वेरिएबल चेंज करना होता है। या तो आप बैटरी अगर चेंज कर रहे हैं तो बैटरी को चेंज करें, या फिर अगर आप वायर का साइज चेंज कर रहे हैं तो आप वायर का साइज चेंज करें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही वक्त में आपने बैटरी को भी चेंज करा, एक से दो बैटरी लगा दी और साथ साथ आपने वायर का साइज चेंज कर दिया या वायर की टाइप चेंज कर दी। तो आप एक वक्त में सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। और हमें एक सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं लगानी चाहिए। उससे क्या होगा? जब हम बहुत ज़्यादा बैटरीज यूज़ करेंगे तो करंट
बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो जो बल्ब है वो ख़राब हो सकता है, बस्ट भी हो सकता है, वायर बर्न भी हो सकता है, बल्ब बर्न भी हो सकता है। इसलिए हमें 2 से ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बहुत सारी बैटरीज यूज़ ना करें। तो ये आपका एक रिव्यू हो गया चैप्टर 6 to 10। अब आपको उसी तरह से पहले बता दिया वर्क कंप्लीट करेंगे कंटेंट सोल्यूशन से, और कंटेंट सोल्यूशन से वर्क कंप्लीट करने के बाद कंटेंट पेज बना देंगे और इंडेक्स का पेज कंप्लीट कर लेंगे और अपनी मेमोराइजेशन कंप्लीट करेंगे, ताकि जब आप आएंगे तो आपके एग्जाम्स होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।